हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक राजस्थान की कला और संस्कृति और इतिहास के अंदर अगर देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के किसान आंदोलन। पीछे की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने 1857 की क्रांति पूरा टॉपिक था वो क्लियर कर लिया। उससे आगे चले तो आज देखते हैं राजस्थान का किसान आंदोलन। राजस्थान का किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन क्यों हुआ था, ऐसी क्या परिस्थिति उस टाइम किसानों के अंदर हुई कि उन्होंने किसानों ने सबने मिलकर आंदोलन किया। अगर देखें तो जो 1857 की क्रांति थी हमारी, 1857, उस टाइम अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी जो देशी रियासतें थी उनको सहायक संधि अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत वहां के जो राजा थे, शासक थे, उनको अपने एक उस सुरक्षा घेरे के अंदर ले रखा था। और अगर राजस्थान के अंदर देखें तो अंग्रेज सबसे पहले ऊपर, जैसे हम राजस्थान की बात करें, सबसे पहले हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकार था अंग्रेजों का। उनके नीचे थे राजा, राजा के नीचे थे सामंत या ठेकेदार, और नीचे नीचे थी जनता। कहने का मतलब यह था कि जो जनता थी उसका शोषण कर रहे थे सामंत और ठेकेदार। ठीक, सबसे महान अगर देखें तो सबसे ज्यादा अधिकार किनका था, अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के इशारे पे काम करते थे राजा, राजा के इशारे पे काम करते थे सामंत, और पीछा कौन जाता था, सबसे ज्यादा दुखी थी जनता। दुखी क्यों थी, क्योंकि उस टाइम हुआ क्या था कि जो लगान है, लगान भू राजस्व बहुत ज्यादा लिया जाता था। अगर अंग्रेजों को पैसों की जरूरत थी, वो राजा को बोलते, राजा सामंत को बोलते और सामंत जनता को। हर तरीके से अगर देखा जाए तो जनता को पीसा जा रहा था, एक तरह से जनता को पीसा जा रहा था, जनता दुखी थी। तो जो लगान थी, बेट बेगार थी, लाटा कुंता, ये पद्धति थी। ऐसे करके जनता से हर प्रकार से बहुत ज्यादा कर लिया जा रहा था। बुराजस्व के नाम पर जनता से कर लिया जा रहा था। उसके अलावा बेट बेगार अलग से ली जा रही थी। ऐसे करके जनता से बहुत ज्यादा कर लिया जा रहा था। अगर देखें तो जो बिजोलिया आंदोलन था उसके अंदर 87% आय का, कर के नाम पर आय का 87% जनता से लिया जा रहा था। अब आप देखो कि अगर कोई आदमी 100 रुपये फसल से अगर 100 रुपये की आमदनी करता है, 87% तो उसे ले लिया जाता है, तो उसके पास तो क्या बचा, 13%। कहने का मतलब है उनकी बेगार भी नहीं आती थी। तो इसलिए किसानों के अंदर आंदोलन हुआ था, उनमें आक्रोश था। और सबसे पहले अगर राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान के अंदर मेवाड़ का जो जाट किसान आंदोलन हुआ था वो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। राजस्थान के अंदर देखें मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। सबसे पहले राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि किसान आंदोलन कौन सा था, वो था जाट किसान आंदोलन। और संगठित व्यवस्थित रूप से जो किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया। दोनों में फर्क समझना। पहला देखें वो था जाट किसान आंदोलन, और संगठित और व्यवस्थित अगर अहिंसात्मक अगर रूप से देखा जाए वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। और वो राजस्थान का नहीं, भारत का भी पहला माना जाता है। जाट किसान आंदोलन हुआ कब था, ये हुआ था 22 जून 1880 के अंदर। यह स्टार्ट कब हुआ, 22 जून 1880 के अंदर। और वह कहां था, मेवाड़ रियासत के अंदर एक जगह है, आज तो वो जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक रश्मि परगना नाम का गांव था।
रश्मि परगना। रश्मि परगने के अंदर मात्र कुंडिया स्थान से, मात्र कुंडिया स्थान, यहां से प्रारंभ हुआ था जाट किसान आंदोलन। लेकिन यहां ये ज्यादा कोई फैला नहीं था। थोड़े दिन बाद, जैसे जून के अंदर तो ये शुरुआत हुई थी इसकी, और जुलाई के अंदर इसको वापस दबा दिया गया था। जुलाई के अंदर वापस दबा दिया गया था, कोई ज्यादा फैला नहीं था। तो इसलिए राजस्थान का अगर पूछ ले किसान आंदोलन, तो वो था मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। हुआ कब था? 22 जून 1880 को हुआ था। कहाँ? मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ के अंदर रश्मि परगना है, मातरकुंडिया स्थान से प्रारंभ हुआ था और थोड़े दिन ही चला, ज़्यादा चल नहीं पाया था। जुलाई के अंदर ये दबा दिया गया था और किसान आंदोलन यहीं समाप्त हो गया। उसके बाद थोड़े दिन बाद हमारे मेवाड़ के अंदर अगर देखें तो एक बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो ये आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया में क्यों हुआ था और बिजोलिया का इतिहास क्या है। हर चीज हमें देखना है। क्वेश्चन सिंपली अगर पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि बिजोलिया कहाँ है, इसकी स्थापना किसने की, तो हर चीज अपन क्लियर करते चलते हैं। और एक बात आप ध्यान रखो, जैसे किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, अगर इस टॉपिक को देखें तो अपनी भावनाओं को इसके साथ जोड़ो और अच्छे से आप समझो, ठीक है। तो हम देखते हैं बिजोलिया। बिजोलिया है वो था उपरमाल, उपरमाल का जो परगना था उसकी राजधानी देख लो, वो थी बिजोलिया। और ये जगह थी, इसका अगर प्राचीन नाम देखें तो विजयावली था। प्राचीन नाम विजयावली। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था, वो था विजयावली। और जो मेवाड़ था हमारा, उसके अंदर देखें तो यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना। उस टाइम मेवाड़ के अंदर 16 प्रकार के ठिकाने थे, उनमें प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था वो था बिजोलिया। बिजोलिया इसके अंदर अगर देखें तो जो बिजोलिया का जो परगना था, यह खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था मेवाड़ के अंदर 1527। यह युद्ध जब सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और एक जगनेर का एक बंदा था, जगनेर पड़ता है भरतपुर। जगनेर का रहने वाला था अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में सांगा को बहुत साथ दिया था। उस वजह से सांगा इतना खुश हुआ कि इनको इनाम के तौर पर बिजोलिया परगना दे दिया था। उपरमाल की जो जगह थी वो किसको मिली थी? अशोक परमार को इनाम में दिया था। अशोक परमार को इनाम के अंदर मिला था उपरमाल, उसकी राजधानी थी बिजोलिया। उसके बाद अगर देखें तो जब हमारा जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, यह प्रारंभ तो हुआ था 1897 से और चला कब तक? 1941 तक। कितना हो गया टोटल? 44 वर्ष। 1897 से पहले हुआ क्या था? यहां का एक सामंत था, उसका नाम था केशवदास। केशवदास के टाइम पे मराठों का इस स्थान पर बिजोलिया पर क्या हुआ था? मराठों का आक्रमण हुआ था। और केशवदास की जो जनता थी, वहां की जनता में मुख्य जाति थी दाखड़ के किसानों ने केशवदास का साथ दिया और मराठों को यहां से भगा दिया था। तो केशवदास और
किसानों के बीच में काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब घनिष्ठता थी और सामंत और जनता दोनों खुश थे। उस टाइम दाखड़ जाति के किसान थे और आक्रमण किया था मराठों ने आक्रमण किया था। उसके बाद केशवदास से लेके गोविंद दास ये सामंत थे। यहां तक तो जनता और सामंत का तालमेल अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर कर लिया जा रहा था गोविंद दास तक। उसके बाद में अगला जो सामंत था वो था कृष्णदास। उसके बाद में अगला था कृष्ण सिंह जब सामंत बनता है तो यह सामंत बनने के बाद में जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, करों की भरमार लगाता है। कहा जाता है कि लगभग मेवाड़ में उस टाइम 84 प्रकार के कर लगाए थे इसने। कितने कर? 84 प्रकार के कर लगाए थे। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1897 1941 तक, चला कब? 44 वर्ष तक। बिजोलिया है उपरमाल प्रगनी के अंदर है, उसकी राजधानी है, मेन हेड है ये जगह। उसके बाद अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम था वो था विजयावली। मेवाड़ प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ के अंदर ठिकाने कितने थे? टोटल 16 ठिकाने थे। उसके बाद जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो अशोक परमार ने राणा सांगा का साथ दिया। साथ देने पर अशोक परमार को ये जो बिजोलिया का परगना है ये इसको इनाम में मिलता है। इनाम में मिलने के बाद ये यहाँ अपना ठिकाना स्थापित करता है और इसका जो वंश है वो आगे चलकर सामंत बनते हैं। लेकिन केशवदास का मैंने बताया था कि मराठों का आक्रमण हुआ था केशवदास के टाइम पर। दाखड़ यहाँ जाति थी, दाखड़ जाति के किसान बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, तो किसान और दाखड़ जाति के बीच में तालमेल अच्छा चल रहा था। गोविंदास तक तो ये तालमेल अच्छा था। उसके बाद में बने थे कृष्ण सिंह ने एकदम से ही किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था, लगभग 84 प्रकार का कर लगाया था। और देखें तो किसानों की जो आय थी उसका 87% वसूला करता था। 87% आय का 87% वसूल करता था। उसके बाद में हुआ क्या था कि लगभग 1899 के लगभग अकाल पड़ा था, तो एक बार ये जो आंदोलन है वो थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि कृष्ण सिंह ने कई किसानों को वहां अनाज वगैरह बांटे थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद में हुआ क्या था, 1903 के अंदर कृष्ण सिंह ने एक कर लगाया था। उस कर का नाम था चौवरी कर। कौन सा कर? चौवरी कर। कितना? 5 रुपए का। चौवरी होती क्या है? लड़की की शादी के अंदर जो मंडप लगाया जाता है उसे चौवरी बोला जाता है। और ये चौवरी कर लगा दिया। अगर देखें हम तो किसी लड़की की शादी होती है तो उसको तो वापस कन्यादान दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा था। तो जनता इससे काफ़ी आक्रोशित हो जाती है और सामंत के पास जाती है लगभग 200 किसान अपनी लड़कियों को लेकर जाते हैं कि साहब हम इनकी शादी नहीं करेंगे जब तक आप ये चौवरी कर नहीं हटाओगे। तो सामंत ने कहा कि भाई मैं तो कर नहीं हटाऊंगा, आप शादी नहीं करो तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया, बिजोलिया जो परगना उसके इधर तो कोटा है, बूंदी है, यहाँ ग्वालियर पास में ही है, ग्वालियर। तो ये किसान जाते हैं ग्वालियर और वहीं रहने लग जाते हैं। उसके बाद में कृष्ण सिंह सोचता है कि ये तो हमारे ठिकाने के अंदर आमदनी भी नहीं होती, किसान चले गए हैं ये तो ये वापस ग्वालियर जाके इन किसानों को मना के वापस लाते हैं और चौवरी कर को हटाते हैं। उसके बाद यहाँ बच्चियों की शादी होना प्रारंभ वापस हो जाता है। उसके बाद जो अगला सामंत था 1906 के अंदर वो था कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह। पृथ्वी सिंह की मृत्यु होने के बाद कृष्ण सिंह यहाँ के सामंत बनते हैं और ये वापस 1 करोड़ थोपते हैं। उस कर का नाम था उत्तराधिकारी कर या तलवार बंदाई। यह भी बिल्कुल उल्टा था। जब कोई सामंत उत्तराधिकारी बनता है तो कर ये वापस राजा को देता है, लेकिन इसने क्या किया, जनता से ये कर लिया था। तो ये भी बिल्कुल उल्टा हुआ, जनता काफ़ी परेशान रहने लग गई। तो उसके बाद में अगर बात करें हम तो जब 1997 में ये प्रारंभ हुआ था
उस टाइम यहाँ मेवाड़ का एक गांव पड़ता है, बिजोलिया का एक गांव है गिरधारीपुरा। चलो आगे देखते हैं, एक बार ये देख लो 1903 के अंदर चंवरी कर कितने 5 रुपए का। उसके बाद 1900 में करशन सिंह उत्तराधिकारी कर या तलवार बंदाई कर प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आगे की डिटेल देखते हैं हम। ये प्रारंभ कौन से गांव से हुआ था वो सब चीजें हम क्लियर करते चलते हैं। बाद में गिरधारीपुरा गांव, गिरधारीपुरा गांव, गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम दाखड़, गंगाराम दाखड़े के पिता की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु। तो यहां क्या था, मृत्यु बोझ था। गिरधारीपुरा गांव के अंदर क्या था, जो गंगाराम दाखड़ थे उसके पिता की मृत्यु होती है, मृत्यु भोज का कार्यक्रम था, सभी किसान आए हुए थे वहां। तो सभी किसान एक दूसरे की समस्या बताते हैं कि हमारे जो सामंत है हमसे मतलब ज़्यादा लगान ले रहे हैं, बिगाड़ ले रहे हैं, इससे हम काफ़ी दुखी है, तो करे क्या। तो एक आदमी था वहां, उस आदमी का नाम था साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास उस टाइम एक पुस्तकालय के अंदर काम किया करते थे, पुस्तकालय को संभालने का काम करते थे, थोड़े पढ़े हुए थे। तो इन लोगों के पास जाके बोलते हैं कि आपकी परेशानी क्या है। तो इन्होंने बोला कि सामंत ने हमें खूब लूटा है, हमसे कर लिया जा रहा है, तो हम क्या करें। तो इसने कहा कि सामंत से जो ऊपर है उसको शिकायत करो। तो ये सोचते हैं कि ये सब भी होता है क्या, सामंत के खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। तो इसने कहा कि बिल्कुल, आप मेवाड़ के महाराणा के पास जाओ, किसी को भेजो और आपकी जो समस्या है उसके बारे में बताओ। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा, महाराणा कौन थे, फतेह सिंह, फतेह सिंह। उस टाइम मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। जब इनकी बात को सुनकर किसान 2 आदमियों को भेजते हैं, कहां, मेवाड़ के फतेह सिंह के पास। वो 2 आदमी कौन थे, एक तो नानजी, नानजी और ठाकरी पटेल। नानजी और ठाकरी पटेल को फतेह सिंह जी के पास भेजते हैं, अपनी समस्या का जो ब्यौरा है वो बनाकर लेके जाते हैं कि महाराज ऐसी बात है, जो आपका सामंत है वो हमें लूट रहा है, हमसे बेफालतू की जो कर है वो लिया जा रहा है। तो मेवाड़ के महाराणा बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूं, आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं। तो इन्होंने एक जांच आयोग के लिए एक आदमी को भेजा, उस आदमी का नाम था हामिद हुसैन, हामिद हुसैन, हामिद हुसैन। जांच करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हामिद हुसैन यहाँ जांच करके जाते हैं, बोलते हैं कि नाजायज लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा मेवाड़ के महाराणा को। इस जांच से उन्होंने जांच करवा ली, किसानों पे ध्यान नहीं दिया गया। इससे यहाँ के जो सामंत थे उसके हौसले और बुलंद हो गए। बोला कि आप जाओ, कह दो महाराज को जो कहना है, मैं तो यही करूँगा। तो उसके बाद में देखें तो 1913 तक ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा था। स्वतः स्फूर्त था, स्वतः आंदोलन देखें तो स्वतः स्फूर्त चल रहा था। और जो इनका नेतृत्व कर रहे थे वो थे साधु सीताराम दास। इसके साथ में और थे 2-3, एक तो ब्रह्मदेव और फतेहकरण, 3 आदमी थे। साधु सीताराम दास नेतृत्व कर रहे थे, इसके साथ में और थे ब्रह्मदेव थे और फतेहकरण चारण थे। ये 3 लोग हैं नेतृत्व कर रहे थे। और देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो स्वतः है ये चल रहा था, कोई इसमें योग्य नेता नहीं था। उसके बाद में 1915 के लगभग की बात है, एक आदमी था भूप सिंह, उसका नाम था भूप सिंह। भूप सिंह राजस्थान के अंदर
आता है। और उस टाइम राजस्थान का एक आदमी था गोपाल सिंह खरवार। दोनों भारत के अंदर उस टाइम सशस्त्र क्रांति का जो विद्रोह चल रहा था उसका नेतृत्व भूप सिंह को और गोपाल सिंह खरवार को दिया था, दायित्व दोनों को दिया था। उसके बाद में ये दोनों आते हैं और अंग्रेजी सेना को जब पता चलता है कि सशस्त्र क्रांति करने के लिए ये दोनों लोग यहाँ राजस्थान के अंदर है, किसी के द्वारा सूचना दी जाती है। दोनों को पकड़कर अजमेर की एक जेल है टोडगढ़ जेल, टोडगढ़ जेल, टोडगढ़ जेल के अंदर कैद कर लिया जाता है। लेकिन किसी तरह भूप सिंह वहां से निकल जाते हैं, जेल से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद ये पहुंचते हैं कहां? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक गांव है ओछड़ी गांव, ओछड़ी गांव। ओछड़ी गांव के अंदर हरिभाई किंकर द्वारा विद्या प्रचारणी सभा की संस्था बनाई हुई थी और उसका जो काम था वो संभाला किसने? भूप सिंह ने। और अपना नाम परिवर्तन कर लिया, डाडी वाडी बदल ली और यहाँ मास्टर का काम करने लगे थे। और अपना जो नाम है वो बदलकर क्या किया? विजय सिंह फतिक, विजय सिंह फतिक, विजय सिंह फतिक। ओछड़ी गांव के अंदर विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा को संभाला। विद्या प्रचारणी सभा यहाँ के ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए एक सभा चलाई ही गई थी, विद्या प्रचारणी सभा। इसका काम किसने संभाला? भूप सिंह ने। भूप सिंह फरार होने के बाद आते हैं चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में और अपना नाम चेंज करके क्या करते हैं? विजय सिंह फतिक। और एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, विजय सिंह फतिक कहाँ के रहने वाले थे और किस जाति से थे? ये भी हमें काफी बार पूछा जाता है। तो इनका अगर गांव देखें गुठावली, गुठावली गांव है, बुलंदशहर यूपी, बुलंदशहर यूपी के अंदर है। गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी के अंदर है। और इनकी जो जाति है उसकी बात करें वो थी गुज्जर, गुज्जर। इतनी बात आपको क्लियर है। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर साधु सीताराम दास वहां आते हैं, किसानों के पास बोलते हैं आपकी जो परेशानी है वो हमें बताओ। तो किसान कहते हैं कि यहाँ का जो सामंत है हमसे जैसे लगान है, भू राजस्व की जो कर की जो दरें हैं हमारी बढ़ा दी गई है, तो इसकी समस्या का हमें हल बताओ। तो साधु सीताराम दास बोलते हैं कि सामंत से जो ऊपर कौन है? राजा है, मेवाड़ के जो महाराणा है उसके पास जाओ और उनकी शिकायत को आप बताओ सारी बात। तो मेवाड़ के महाराणा के पास जाते हैं नानजीओ ठाकरी पटेल। उसके बाद मेवाड़ का जो महाराणा है वो हामिद हुसैन को जांच के लिए यहाँ भेजता है मेवाड़ के अंदर। और इसकी जांच करने के बाद भी कोई बड़ा मतलब कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी जांच होने के बाद में भी सामंत पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई, उसके हौसले और बुलंद हुए। उसके बाद में जो भूप सिंह है वो टोडगढ़ की जेल के अंदर कैद था, वहां से फरार होकर कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़ में गांव कौन सा? ओछड़ी गांव। ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारणी सभा है, गांव ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए एक सभा थी, उसका कार्यभार संभालते हैं। और अपना जो नाम है भूप सिंह के करते हैं विजय सिंह फतिक। और ये रहने वाले गुठावली गांव है बुलंदशहर यूपी के अंदर और गुज्जर जाति से थे ये। उसके बाद अगर आगे की बात करें हम तो आगे देखें 1916 के अंदर साधु सीताराम चित्तौड़गढ़ गए हुए थे और उनकी मुलाकात होती है विजय सिंह फतिक से। साधु सीताराम दास, फतेहकर चारण और ब्रह्मदेव तीनों ने अगर देखें तो मोटा मोटी नेतृत्व इन तीन लोगों के हाथों में था। और इन्होंने सोचा कि कोई अच्छा सा नेतृत्व संभाल सके, उनके पास चलते। तो उन्हें पता चला कि ये सशस्त्र क्रांति करने के लिए आए हुए थे हमारे राजस्थान में, इन्हें जेल में बंद कर लिया था। और वहाँ से फरार होने के बाद में ओछड़ी गांव में आज वो वहीं मास्टर के रूप में मौजूद है। कौन? विजय सिंह फतिक। तो ये विजय सिंह फतिक से मुलाकात करते हैं 1915 के अंदर, विजय सिंह फतिक से। और विजय सिंह फतिक से आग्रह करते हैं कि आप चलो हमारे बिचौलिया के अंदर, किसानों का वहां नेतृत्व करो, आप शिक्षित हो, पढ़े हुए हो। तो विजय सिंह इनके कहने पर कहाँ आते हैं? ये आते हैं बिचौलिया। बिचौलिया के अंदर आकर ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें
यहाँ कोई ना कोई एक मतलब पंचायत या बोर्ड ऐसा कोई संगठन बनाना होगा, हमें यहाँ संगठन बनाना होगा। और जो भारत के संगठन है, अन्य संगठन है, उनसे भी हमें मिलना होगा, अन्य संगठन का भी हमें सहारा लेना होगा। और जो समाचार पत्र है उनके माध्यम से भी हमें बिजोलिया का प्रचार प्रसार करना है, पूरे देश को पता चले। तो ऐसे करके 3 चीजें इन्होंने बताई और सारी जनता एकजुट होके, और जो यहाँ की युवा है वो भी हमारा साथ दे, पूरी जनता को मिलजुल कर हमें काम करना है। तो इन्होंने क्या किया, किसान पंचायत बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड का ये गठन करते हैं। उसके बाद 1916 में अपना जो नेतृत्व है अपने हाथों में लेते हैं। और 1917 के अंदर अगर बात करें तो हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन वेरीसाल गांव के अंदर, वेरीसाल गांव के अंदर उपरमाल पंचबोर्ड, उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना करते हैं, एक मंच बनाते हैं उपरमाल पंचबोर्ड की। कब? 1917 में, वेरीसाल गांव, हरियाली अमावस्या के दिन। ये एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जाता है कि उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना विजय सिंह फतिक ने कहाँ की? वेरीसाल गांव के अंदर की, और हरियाली अमावस्या के दिन 1917 के अंदर की। उससे पहले किसानों ने पंचायत बोर्ड बना रखा था। उसके बाद अगर देखें तो जो उपरमाल पंच बोर्ड है, इसका अध्यक्ष मान लो, उस टाइप का सरपंच मान लो, वो बनाया था मन्ना पटेल को, सरपंच या अध्यक्ष वो बनाया किसका था? मन्ना पटेल, मन्ना पटेल। और इसके 2 सदस्य बनाए गए थे, वो कौन थे? नानजी और ठाकरे पटेल। मैंने पहले ही बताया था, मेवाड़ वाराणसी मिलने गए थे नानजी और ठाकरे पटेल, उनको सदस्य बना दिया था। उसके बाद युवा, यहां के जो युवा थे, यहां के जो युवा थे उनको उपरमाल पंचबोर्ड में शामिल करने के लिए उपरमाल सेवा समिति का गठन किया। उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति। और उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका, उपरमाल का डंका नाम से एक समाचार पत्र प्रसारित किया। समाचार पत्र, देखो हुआ क्या था, 1915 के अंदर ओचड़ी गांव के अंदर विजय सिंह फतिक से मिलने जाते हैं कौन? साधु सीताराम दास। वो आग्रह करते हैं कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालो। वो हमारे राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में तो पहले भी आए हुए थे, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आते हैं। 1916 के अंदर देखें तो किसान पंच बोर्ड का गठन किया था, मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। फिर इन्होंने सोचा कि इससे तो पार नहीं पड़ेगी। उसके बाद 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन वेरीसाल जो गांव है उसके अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में यही है। उसके बाद में जो सरपंच है, अध्यक्ष है, वो बनाया था मन्ना पटेल को। आगे चलकर जो यहाँ के बिजोलिया के जो युवा थे उनको जागरूक करने के लिए उपरमाल का डंका एक समाचार पत्र प्रसारित किया और कहा कि गांव गांव जाके आप जनता को जागरूक करो, इस आंदोलन को हमारे साथ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे, आप उनको समझाओ कि ऐसी बात है। तो उपरमाल सेवा समिति का गठन किया और उपरमाल का डंका समाचार पत्र वितरित करवा दिया पूरे गांव में। उस टाइम अगर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया जगह की, तो वहां पूरे गांव देखें वो थे गुणेशी गांव, लगभग गुणेशी गांव थे। आगे चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले थे विजय सिंह फतिक, वो जाते हैं अमृतसर। 1919 के अंदर अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और
जाकर अपनी जो परेशानी है वो बताते हैं तिलक को, बाल गंगाधर तिलक। तिलक को परेशानी अपनी सारी बिजोलिया की जो कहानी है वो बताते हैं, और जो कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसके अंदर प्रस्ताव बिजोलिया का रखा था किसने? तिलक ने। और इनका जो साथ दिया था वो दिया था केलकर ने, इनका जो समर्थन किया था वो किया था केलकर। लेकिन उस जो अधिवेशन था उसके अंदर दो लोगों ने इसका विरोध किया। कौन थे वो दो लोग? एक तो गांधी जी और मदन मोहन मालवीय। जो बिजोलिया का जो प्रस्ताव रखा था तिलक ने अमृतसर के अधिवेशन के अंदर, इनका समर्थन किया था केलकर ने। दो लोगों ने विरोध किया था, गांधी जी और मालवीय ने। विरोध क्यों किया? इनका कहना था कि अगर हम आज हमारी लड़ाई किससे है? अंग्रेजों से है, और ये जो बिजोलिया का जो मैटर है वो जनता और एक रियासत के बीच के अंदर है। हमारी शक्ति, हमें पूरा जोर लगाना है अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, और हम हमारी शक्तियों को अगर दो भागों में या बांट देंगे, एक देशी रियासतों के अंदर और एक अंग्रेजों के अंदर, तो हम पूरा जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो अंग्रेज यहाँ से जाएंगे और नहीं देशी शासक हमारी बात मानेंगे। तो इसलिए इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद अगर 1920 की बात करें तो नागपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का वापस अधिवेशन 1920 के अंदर नागपुर के अंदर हुआ था। उस टाइम विजय सिंह पथिक वहीं गए हुए थे और उन्होंने गांधी जी से वापस बात की इसके बारे में। तो गांधी जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और उनका एक निजी सचिव था महादेव देसाई को बोलते हैं कि आप मेवाड़ के महाराणा के पास जाओ और इसके बारे में जो बातें हैं वो बातें बताओ, और इनका जो सुलह है वो करवाओ आप। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि किस अधिवेशन के अंदर बिजोलिया को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, वो था 1920 का नागपुर अधिवेशन। आगे देखें तो आगे वर्धा के अंदर विजय सिंह पथिक गए हुए थे यहां से, राजस्थान से, और 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की, किसने की और कहां की, तो वो बात अपन देखते हैं। 1919 वर्धा कहां है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने वर्धा के अंदर 1919 के अंदर की, और यहां से एक समाचार पत्र निकाला। समाचार पत्र का नाम था राजस्थान केसरी। 1919 से 1920 की बात करें तो 1920 के अंदर ये जो वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ था, इसको ट्रांसफर करके अजमेर लाया गया। 1920 के अंदर कहां? अजमेर। और अजमेर से 1921 के अंदर नवीन राजस्थान के नाम से एक समाचार पत्र निकाला गया, नवीन राजस्थान। लेकिन अंग्रेजी शासकों ने, अंग्रेज थे, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था, और इसका नाम परिवर्तन करके तरुण राजस्थान के नाम से यह समाचार पत्र निकला। तो मोटा मोटी अगर देखें तो हमें क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, वो हुई थी 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। समाचार पत्र पूछे राजस्थान केसरी कहाँ से निकाला, वो निकाला था वर्धा से। 1920 के अंदर जो मुख्यालय था राजस्थान सेवा संघ का, उसको ट्रांसफर करके अजमेर लाया गया, और अजमेर से 1921 के अंदर नवीन राजस्थान के नाम से समाचार पत्र निकाला। और जो तरुण राजस्थान है, ये नवीन राजस्थान का नाम बदलकर इसका नाम रखा गया तरुण राजस्थान। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया था। इसके जो संपादक वो थे रामनारायण
राम नारायण चौधरी। और इसका जो जितना भी खर्चा था वो था बजाज जी, जमनालाल बजाज का। इसके अंदर और भी जो समाचार पत्र थे, एक तो था प्रयाग से, उसका नाम था अभ्युदय। अभ्युदय हमें समाचार पत्र है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो बिजोलिया की जो जानकारी थी वो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, अभ्युदय, भारत मित्र आदि के अंदर एक कानपुर से निकलता था प्रताप समाचार, इन सभी के माध्यम से बिजोलिया का खूब प्रसार किया गया था, तो वो भी हमें देखने जरूरी है। तो प्रयाग से निकला था अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र और पूना से मराठा। पूना से मराठा, इनके अंदर भी बिजोलिया का चित्रण किया गया है, बिजोलिया के बारे में खूब प्रसार प्रचार किया गया है। और एक कानपुर से निकलता था, कानपुर प्रताप समाचार पत्र। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेंट करते हैं। विजय सिंह पथिक चांदी की राखी भेंट करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी को और बोलते हैं कि जो हमारा बिजोलिया का आंदोलन है उसका आप प्रचार प्रसार करो, आपके समाचार पत्र में इसका प्रकाशन करो। तो कानपुर से प्रताप समाचार पत्र निकला था, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे और चांदी की राखी किसने भेजी? विजय सिंह पथिक ने। प्रयाग अभ्युदय से, प्रयाग से निकलने वाला था अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र और पूना से मराठा निकला था। आगे चलकर अपन बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो एक संदेशवाहक पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेशवाहक कौन था? संदेशवाहक उसका नाम है तुलसी भील। 1923 के अंदर माणक्य लाल वर्मा बिजोलिया के रहने वाले थे और विजय सिंह पथिक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जो काम था वो छोड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। किसने? माणक्य लाल वर्मा। और पंछीड़ा नाम से एक गीत भी निकाला था इन्होंने, पंछीड़ा गीत। पूछ ले पंछीड़ा गीत किसने निकाला? वो निकाला था माणिक्य लाल वर्मा ने। और इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी ने। अपनी पत्नी की सहायता लेकर मेवाड़ प्रजामंडल की भी ये स्थापना करते हैं और बलवंत सिंह मेहता को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाते हैं। 1927 की अगर बात करें तो 1927 के अंदर जो मेवाड़ महाराणा थे उसने ट्रेंच को भेजा बिजोलिया के अंदर कि जाओ आप वहाँ की स्थिति का जायजा ले और वहाँ क्या जुल्म ढाहा जा रहा है उसकी पूरी जांच करो। तो इसने क्या किया, वहाँ भूमि बंदोबस्त का एक फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूले के अंदर सिंचित और असिंचित जो खेती थी उस पे उल्टा लगा दिया। उल्टा का मतलब सिंचित पर कर लगा दिया कम और असिंचित पर लगा दिया ज़्यादा। इसने क्या किया, जो टैक्स लगता था वो सिंचित कृषि के अंदर तो कम लगा दिया और असिंचित पर ज़्यादा। तो इससे जनता के अंदर आक्रोश हो गया और जनता के जो किसान थे वो जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास। उस टाइम विजय सिंह पथिक 1923 के अंदर इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि बेगू किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर ये नेतृत्व करने के लिए गए हुए थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और जेल से छूटने के बाद ये रहने लगे फुसरिया गांव। कौन से गांव में? फुसरिया गांव। फुसरिया। तो किसान इनके पास जाते हैं, बोलो कि आप ही हमारे माई बाप हो, हम क्या करें, काफ़ी परेशान है, आप बताओ हम करें क्या। तो विजय सिंह पथिक ने इन्हें आदेश दिया कि आप एक काम करो, आपके पास भूमि के पट्टे हैं वो जाके सामंत को सौंप दो। सामंत अपने आप घुटने टेक देगा कि किसान काम ही नहीं करेगा तो उसकी आमदनी कहाँ से होगी।
उनकी आमदनी कहाँ से होगी। तो किसानों ने बिल्कुल जैसा इन्होंने बोला वैसा ही किया, लेकिन उसके पास जाने के बाद में सामंत ने कहा कि एक बार वापस सोच लो कि मैं आपकी ज़मीन ले लूँगा, वापस नहीं दूंगा। तो किसानों ने, कुछ किसान थे मतलब 20-30% थे, वो तो मान गए कि महाराज हमसे गलती हो गई, हम वापस खेती यहीं करेंगे। और बाकी के थे जो नेता बने हुए थे, उन्होंने मना कर दिया, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करे। तो जो यहाँ का सामंत था वो इनकी ज़मीन का जो पट्टा था वो लेके आगे जो महाजन है उनको बेच देता है, महाजनों को बेच देता है। इससे किसानों में इतना आक्रोश हो गया कि वापस विजय सिंह पति के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जैसा आपने कहा हमने वैसा किया, ये तो काम बिल्कुल उल्टा हो गया। तो विजय सिंह पथिक इसीलिए कहा जाता है कि 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक बिचौलिया किसान आंदोलन को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं कि जनता के अंदर इनका लोकप्रिय हो जाना। कहने का मतलब है इनका जो ये निर्णय था बारानी भूमि छोड़ने का, वो जनता के अंदर इनको लोकप्रिय बना देते हैं। और 1927 के अंदर ये वापस चले जाते हैं। वापस जाने से पहले ये थोड़े दिन भूमिगत रहकर आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था उमाजी के खेड़े से। ये भी पूछा जाता है, उमाजी के खेड़े, उमाजी के खेड़े से इन्होंने आंदोलन को गति प्रदान की थी। 1923 के अंदर हुआ क्या था, बेंगू के अंदर गए हुए थे, वहां से जेल के अंदर इन्हें बंद कर दिया। जेल से छूटने के बाद ये फुसरिया गांव आए, फुसरिया से कहाँ गए, उमाजी के खेड़े। और जनता में अलोकप्रिय होने का कारण क्या था, इन्होंने कहा था कि बारानी भूमि को आप छोड़ो, तो बारानी जो भूमि है किसानों ने छोड़ दी। इसी वजह से ये अलोकप्रिय हो गए थे। और संदेशवाहक पूछा जाए वो थे तुलसी भील। और 1923 में माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा और इनकी जो पत्नी है इसके साथ मिलकर आगे जाके प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और दोस्तों जो बाकी का है वो हम आगे की क्लास में देखते हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।